श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज हम विषय ले रहे हैं मैं ऐसा ही हूं। क्यों मैं ऐसा ही हूं? क्यों मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं? क्या अपने आप को हम बदल सकते हैं? कैसे? पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर का ये विषय हम आज ले रहे हैं। मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इतनी अच्छी आदत है नहीं। आप मेरे गलतियों के साथ में एडजस्ट होंगे ऐसी आशा है। अब इस विषय की शुरुआत हम इस सवाल से करेंगे कि मैं क्यों ऐसा ही हूं और मैं ऐसा ही हूं। हालांकि एक सिनेमा का ये हेडिंग है, हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूं। ऐसा हूं का मतलब कैसा है? मैं जैसा भी हूं। हो सकता है कि मैं भला हूं, बुरा भी हूं। हो सकता है कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं, शायद निकम्मा व्यक्ति हूं। गुस्सैल हूं, शायद शांत व्यक्ति हूं। डरपोक हूं, शायद निर्भय हूं। मैं एक यशस्वी सक्सेसफुल व्यक्ति हूं, अयशस्वी अनसक्सेसफुल व्यक्ति हूं। जो भी हूं मैं हूं, जैसा भी हूं मैं हूं। अब मैं ऐसा ही हूं। अब मित्रों, ये जो मेरा व्यक्तित्व है, जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं, मैं यानी कौन? ये मैं यानी मेरी पर्सनालिटी। हालांकि स्पिरिचुअलिज्म में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, ये मैं को ढूंढने की बहुत कोशिश हुई है। उसके बारे में कभी विस्तार से हम बात करेंगे। अभी जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल विषय है, आपके और मेरे जीवन का एक प्रैक्टिकल हिस्सा है। ये मैं यानी मेरा व्यक्तित्व, इससे कोई अलग या स्वतंत्र चीज होती है, नहीं होती है, आत्मा होती है, नहीं होती है, इस बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। शुरुआत में ये विषय मैं आपके सामने 1 घंटे तक रखूंगा और उसके बाद में आप जो भी इस विषय के संदर्भ में सवाल पूछेंगे, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी जब मैं आपसे बोल रहा हूं, तभी भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हो, प्रतिक्रिया के स्वरूप में लिख सकते हो, ताकि मेरे जो साथी है उनको चुनेंगे और वो सवाल मुझसे पूछेंगे। बीच में भी आप सवाल पूछ सकते हो और आखिरी में भी आप सवाल पूछ सकते हो। अपनी कोशिश है कि ये 2 वे कम्युनिकेशन हो। अब फेसबुक और यूट्यूब लाइव की जो मर्यादा है, उस मर्यादा में 2 वे कम्युनिकेशन जितना पॉसिबल है उतना हम करेंगे। मेरा जो भी व्यक्तिमत्व है, मेरा यानी आपका भी, हम सबका जो भी व्यक्तिमत्व है ऐसा है। हम अपना व्यक्तित्व प्रकट करने के लिए कभी कभी बोलते हैं, उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और सामने के व्यक्ति के मुंह पर एक रसीद कर दी, थप्पड़ रसीद कर दी। इसका मतलब यह होता है कि मैं जानता हूं कि थप्पड़ मारना गलत है। मुझे गुस्सा आया, तब भी मुझे एहसास था कि थप्पड़ मारना गलत है। इसके बावजूद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और सामने के व्यक्ति के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दी। कभी हमारे घर की एक आधी स्त्री, गृहिणी कहती है, उसको अगर कोई समझाने जाए कि भाई आप बहुत चिड़चिड़ करती हो, आपको बहुत चिड़चिड़ होती है, वो कहेगी कि मैं जानती हूं मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है, मैं बहुत चिड़चिड़ करती हूं, लेकिन क्या करूं, चिड़चिड़ होती है, मैं क्या करूं? इसका मतलब चिड़चिड़ होती है ये गलत है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाती।
कभी किसी को बहुत टेंशन आता है, ऑफिस में उसके साथी कहते हैं अरे क्या, ये तो रोज की बात है, ऐसा होते ही रहता है, क्या इस बात का तू टेंशन लेता है? टेंशन नहीं लेना चाहिए। वही व्यक्ति गुस्सा होकर कहता है अरे मैं जानता हूं ना टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन टेंशन आता है तो मैं क्या करूं। यानी टेंशन लेना गलत है, इसकी मुझे जानकारी है, मैंने नहीं लेना चाहिए, मैं जानता हूं, इसके बावजूद मुझे टेंशन आता है, मैं क्या करूं। विद्यार्थी है, मालूम है कि बहुत स्टडी करना आवश्यक है, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, लेकिन बोर होता है। अब क्या करूं, बोर होता है मुझे बहुत। हालांकि बोर होने के कारण मैं अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकता हूं, ज्यादा समय में पढ़ाई नहीं कर सकता हूं, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है, लेकिन इसके ऊपर नियंत्रण पाना मेरे लिए संभव नहीं है। एक आधी व्यक्ति हमेशा बीमार रहती है, वो कहती है कि क्या करूं, मेरा शरीर ही ऐसा है कि मैं बार बार बीमार रहता हूं। तो मित्रों, ये जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारा स्वभाव है, हमारा बर्ताव है, हमारी आदतें हैं, हमारा विचार है, ये टोटल हमारा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, इसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि बस मैं ऐसा ही हूं, इस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। मराठी में एक कहावत है, कळतं पण वळत नाही। मुझे समझता है लेकिन मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। दूसरी एक कहावत है, स्वभावाला औषध नसतं। मेरा जो स्वभाव है उसको मैं बदल नहीं पाता, उसके ऊपर कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं होता है। यानी मेरा स्वभाव जैसा है वैसा ही रहने वाला है, मेरा बर्ताव जो है, मेरे हैबिट्स जो है, आदतें जो हैं, वो वैसे ही रहने वाली है। ये कहीं तो भी हमारे दिमाग में पहले से बैठ चुका है। शायद बचपन से हम पर हुए संस्कारों का ये परिणाम है। कई लोगों का विश्वास ही नहीं होता कि वो अपने आप को बदल पाते या फिर बदल पाएंगे या फिर बदलना संभव है। कई ऐसी कहावतें हमारे भाषा में, हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में है कि हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जैसा भी मेरा व्यक्तित्व है, जैसा भी मेरा स्वभाव है, जैसा भी मेरा बर्ताव करने का तरीका है, ये है ऐसा ही रहने वाला है। तो मैं ये सवाल आपसे फिर पूछूंगा कि भाई ऐसा ही क्यों हूं मैं ऐसा ही क्यों हूं? क्या भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, या फिर जन्म से मैं ऐसा ही पैदा हुआ, या फिर मेरा नसीब ही ऐसा है कि जिस कारण मैं ऐसा हूं, या फिर मां बाप के जरिए आनुवंशिकता से, जिसको हम हेरिडिटरी कहते हैं, उस कारण से मैं ऐसा ही हूं, या फिर मैं आसमान से गिरा इसलिए ऐसा बना। क्या जवाब आपको मिल पाता है? ये जो सब धारणाएं हैं कि मुझे किसी ने बनाया, या फिर हेरिडिटरी मेरा व्यक्तित्व ऐसा बना, या फिर मेरे नसीब के कारण मैं ऐसा हूं, ये सभी अवैज्ञानिक, इम्प्रैक्टिकेबल, गलत धारणाएं हैं। मेरा व्यक्तित्व जाने अनजाने में मैंने खुद बनाया है। कैसे? अभी तक ये हमेशा चर्चा रही है कि भाई इंसान का जो व्यक्तित्व है वो हेरिडिटरी बनता है कि नहीं। डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले जो भी डॉक्टर्स होते हैं, आज के भी पोस्ट ग्रेजुएट भी हुए, तो भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि इंसान के स्वभाव, इंसान के इमोशंस, ये भी हमेशा व्यक्तित्व जो भी बनते हैं वो व्यक्तित्व आनुवंशिकता से बनते हैं, हेरिडिटरी बनते हैं। तो सबसे पहले इसके तह में जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें हमारा व्यक्तित्व भगवान ने बनाया, नसीब ने बनाया, इसके बारे में तो चर्चा करने की जरूरत नहीं होगी।
होगी तो बाद में हम करेंगे। लेकिन हेरिडिटरी हमारा व्यक्तित्व बनता है या नहीं बनता है? सबसे पहले आप समझ लो, स्त्री का अंडबीज और पुरुष का शुक्राणु साथ में आता है मां के गर्भाशय में और बच्चे का जन्म होता है। इसके ही प्रोग्रामिंग में से पूरा का पूरा जो छोटा बच्चा होता है मां के गर्भ में विकसित होता है। तो उसका जो फिजिक्स है, उसकी जो बॉडी है, उसका जो ब्रेन है, वो सभी हेरिडिटरी बनता है। यानी हमारा जो फिजिकल अस्तित्व है, बॉडी है, ब्रेन है, ये आनुवंशिकता से ही बनता है। इसके बारे में कोई डाउट इस दुनिया में नहीं है। इसी कारण हमको रंग प्राप्त होता है, कलर प्राप्त होता है। चाहे हम गोरे रहे या काले रहे, ये हमारे हेरिडिटरी पर डिपेंड होता है। हमारे आंखों का कलर कैसा होना चाहिए, ये भी हमारे हेरिडिटरी पर डिपेंड होता है। हमारी ऊंचाई है, हम ठिंगने हैं, ऊंचे हैं, कम कद के हैं, ये भी हमारे हेरिडिटरी पर डिपेंड होता है। शायद हम जाड़े हैं, चाहे पतले हैं, ये भी हेरिडिटरी पर डिपेंड होता है। इसके बारे में कोई दुनिया में, पूरी दुनिया में, वैज्ञानिक जगत में कोई भी डाउट के लिए जगह नहीं बची है। अब आप सवाल पूछ सकते हो कि भाई एक माँ बाप है, दोनों काले हैं लेकिन बच्चे गोरे पैदा हुए, ऐसा कैसा? हो सकता है कि माँ या बाप के हेरिडिटरी में कोई गोरा व्यक्ति हो, चाहे मौसी गोरी हो, मामा गोरा हो, चाहे चाचा गोरा हो, ग्रैंडफादर गोरा हो, ग्रैंडफादर के भाई गोरा हो, और इस कारण ये हेरिडिटरी के जरिए ये कलर आया है। सेम आंखों के कलर के बारे में, ये अपवाद से नहीं होता। हमारे हेरिडिटरी में, चाहे माँ की ओर से चाहे पिताजी की ओर से, हेरिडिटरी में किसी ना किसी का वो रंग होता है, इसलिए वो रंग, आंखों का रंग हम तक पहुंचता है। तो इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है कि हेरिडिटरी के जरिए हमें शरीर प्राप्त होता है। लेकिन जिसे हम गुण कहते हैं, अच्छे गुण हैं, बुरे गुण हैं, हमारा स्वभाव है, हमारे इमोशंस, भावनाएं हैं, हमारी विचार करने की प्रक्रिया है, ये भी चीजें हमें हेरिडिटरी प्राप्त होती हैं। इसके बारे में काफी सालों तक बहुत बहस चलते आई है। उस बहस में मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, केवल उसका अंतिम निर्णय मैं आपके सामने रखूंगा। मित्रों, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे शरीर का जो पूरा का पूरा हार्डवेयर है वो हेरिडिटरी से पैदा होता है, हमारे माँ बाप के जीन्स और क्रोमोसोम्स के जरिए पैदा होता है। ये बात 100% सही है। लेकिन इसी के साथ में जिसको हम सॉफ्टवेयर कहेंगे, ये सॉफ्टवेयर कैसी बनती है थोड़ी देर बाद हम देखने वाले हैं। ये जो हमारा व्यक्तित्व है, जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं, जिसके अलग अलग अभिन्न अंग है, जैसा मैंने कहा कि हमारा स्वभाव, इमोशंस, हमारा बर्ताव, हमारी एक्शंस, हमारी विचार करने की प्रक्रिया, वैल्यू सिस्टम, ये सब जो चीजें हैं, ये मिलकर हमारा व्यक्तित्व जो बनता है, ये सब प्रोग्रामिंग के जरिए बाद में बनता है। जब व्यक्ति मां के गर्भाशय से बाहर आता है तो ये सॉफ्टवेयर इस अर्थ से, हमारा जो ब्रेन है वो करीबन कुछ उसमें होता नहीं है, पूरी तरह से जिसे हम कहेंगे खाली है, ऐसा होता है। लेकिन उसमें रिकॉर्ड करने की बहुत क्षमता होती है। जैसा मार्केट से हम कोई एक सीडी लेकर आते हैं नई कोरी, तो उसमें ऐसी हार्डवेयर होती है कि हम उस पर कुछ भी प्रोग्राम कर सके, उसमें कुछ भी रिकॉर्ड कर सके सही मशीन से, लेकिन उसमें पहले से कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है। इस ढंग से हमारे ब्रेन की अवस्था होती है जब बच्चा पैदा होता है। पैदा होते ही बच्चा अपने पांचों इंद्रियों के जरिए, उसके पांचों जो इंद्रियां है उनके जरिए वो हर चीज आत्मसात करते जाता है। उसके जरिए उसका रिकॉर्डिंग होता है। उसे जो जो दिखता है वो देखता है,
बात करने की कोशिश करता है, दूसरों का अनुकरण बातों में करने की कोशिश करता है, बांस लेता है, अलग अलग ढंग के टेस्ट लेता है, स्पर्श करता है। ये पांचों इंद्रियों के जरिए जो भी इस विश्व का, इस सृष्टि का, उसके इर्द गिर्द का, दूसरे इंसानों का, जानवरों का जो भी उसे ज्ञान प्राप्त होता है वो वैसे के वैसे स्वीकारता है। पहले 5 सालों तक इस बच्चे को क्या स्वीकारना चाहिए और क्या नहीं स्वीकारना चाहिए, इसके बारे में कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। मैं हमेशा कहता हूं इसका वर्णन करते वक्त, ये जो हमारा ब्रेन होता है 5 सालों तक करीबन खुला होता है। उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वे जो भी कहेंगे, जो बातचीत करेंगे, जिस ढंग से बर्ताव करेंगे, वो सारी की सारी चीजें उसके ब्रेन में डायरेक्टली जाकर गिरती है और प्रोग्राम होती है। इसीलिए पूरे जगत में इस क्षेत्र के वैज्ञानिक कहते हैं कि पहले 5-6 सालों तक बच्चों पर संस्कार करते हुए बहुत जागरूकता से संस्कार करने चाहिए। ये संस्कार केवल माँ बाप नहीं कर सकते, यानी माँ बाप तक ये संस्कार लिमिटेड नहीं होते हैं। ये बच्चे जिनके साथ खेलते हैं, जिनको देखते हैं, जिनके साथ में आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं, उनके तरफ भी वो देखते रहते हैं, उनकी भी बातें सुनते रहते हैं, उनका भी अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बच्चों में बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, इमिटेशन करने की प्रवृत्ति होती है, और उस जरिए जो कुछ वो बातें सीखते हैं या फिर जो कुछ बातें उनके माइंड में प्रोग्राम होती है उसके जरिए उनके व्यक्तित्व का बेसिक प्रोग्रामिंग बनता है। इसको कहते हैं कि फाउंडेशन बनना, हमारे व्यक्तित्व का फाउंडेशन इस ढंग से बनता है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण लूंगा ताकि इसका एहसास आपको हो जाए। हर बच्चे को चलना सीखना होता है। पैदा होते ही कोई बच्चा चल नहीं पाता। जैसे जैसे वो चलने की कोशिश करता है कई बार गिरता है। गिरने के बाद में फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। हालांकि नेचर ने हमको बहुत बचपन में सिखाया होता है कि भाई जिंदगी में गिरना स्वाभाविक है। कितनी भी बार आप गिरो उससे कोई फर्क नहीं गिरता। आप फिर से उठ सकते हो, फिर से खड़े हो सकते हो, फिर से चल सकते हो। गिरने के बाद भी उठने की क्षमता आप में है। यह हालांकि नेचर ने हमको बचपन में ही सिखाया होता है। अब बच्चों को चलना सीखने के लिए हम कुछ वॉकर देते हैं। पहले के जमाने में वो 3 चक्के पहिए लगाए हुए एक गुड़गुड़ी रहती थी, उसको गुड़गुड़ी शब्द उपयोग में लाते थे। मराठी में उसको पांगुळगडा ये शब्द भी उपयोग में आता है। इंग्लिश में हम वॉकर कहते हैं। समझो एक बच्चा जस्ट चलना सीख रहा है और वॉकर के जरिए चलने की कोशिश कर रहा है। गिर गए। अब गिरते ही उसको लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। वो जैसे ही जोर जोर से रोने लगता है उसकी मां दौड़ कर आती है। अब ये मां की हालत बहुत अच्छी नहीं है। घर में उसको बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता। घर के काफी लोग उसको बार बार तकलीफ देते हैं, गलत ढंग से उसके साथ बर्ताव करते रहते हैं। बहुत चिड़चिड़ी हो गई है मां, और ऐसे मां का सब्र खत्म होता है। अपना बच्चा गिरा, उसको लगा, वो रो रहा है, उसको बहुत दुख होता है। वो आती है दौड़कर, उसको उठाती है, लेकिन उठाने के पहले उसको पकड़कर एक जोर से थप्पड़ मारती है और ऊपर से बोलती है, मेलिया ऐसा ही तू गिरते रहे, ऐसा ही तू पढ़ते रहे, ऐसा ही तू रोते रहे, जिंदगी भर रोते रहने वाला है तू। हालांकि ये जो वाक्य है ये आम वाक्य है। कई माएं अपने बच्चों के लिए ये कहती है, शायद बार बार कहती है। अब इस बच्चे के दिमाग में, क्योंकि इसका तो जो ब्रेन है वो तो खुला है, उसको कोई भी छाननी नहीं है, किसी बात को रोकने का उसको अधिकार नेचर ने नहीं दिया है। मां उसकी सबसे नजदीक की व्यक्ति है
और उस व्यक्ति के जरिए ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, उसके घर में, इसके ब्रेन के घर में चले जाता है, वहां वो फिट बैठता है। और मेरा एक वाक्य आप हमेशा याद रखिए, जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही हम होते हैं, या फिर दिन ब दिन वैसे ही हम बनते जाते हैं। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही हम होते हैं, या फिर दिन ब दिन वैसे ही बनते जाते हैं। अब इसके दिमाग में फिट बैठा है कि मैं जिंदगी भर गिरने वाला हूं और रोने वाला हूं। इसमें से एक बहुत ही मेलैंकोलिक, निराशावादी व्यक्तित्व पैदा होता है। यह व्यक्तित्व शायद कल जाकर बड़ा होगा, कॉलेज में पढ़ाई करेगा। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसके बाजू के डेस्क में अच्छी दिखने वाली लड़की बैठती है। ये दिल ही दिल उसके साथ प्यार करने लगता है। जाकर उस लड़की को बताने की भी इसमें हिम्मत नहीं है। फिर एक दिन इसको पता चलता है कि मैं आज कहने वाला था, कल कहने वाला था, परसों कहने वाला था, लेकिन कह नहीं पाया। वो लड़की और किसी से प्यार करती है। बस इसका दिल टूट जाता है। दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। अब ऐसे दिल के टुकड़े हुए जिन लोगों के, उनके लिए तो हमारे हिंदी फिल्मों ने बहुत गाने तैयार कर रखे हैं। सहगल है, रोने वाला हिमेश रेशमिया है। ऐसे कई हैं कि जिनके गाने सुनते सुनते ये व्यक्ति अपने दिल के टुकड़े इकट्ठा करते रहता है। पूरी जिंदगी निराशा से ग्रस्त एक अयशस्वी मनोवृत्ति का व्यक्ति, अनसक्सेसफुल मनोवृत्ति का व्यक्ति आगे की जिंदगी में बड़ा होते रहता है। कोई जिंदगी में सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकता, कभी आनंद से जी नहीं पा सकता, हमेशा दुखी रहेगा। मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरा जीवन ही ऐसा है, मेरे हिस्से में कभी कुछ सुख नहीं आता है। इस ढंग की एक विचारधारा लेकर या फिर इस ढंग से अपना जीवन आगे जीते जाएगा। समझो, यही संस्कार माँ ने अलग ढंग से किए। हर बच्चा तो गिरता है, पड़ता है, रोता है। इस माँ का बच्चा रोने लग गया, वो दौड़ कर आई। इस माँ की मनस्थिति बहुत अच्छी है। घर के लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं, मदद करते हैं, स्वभाव से भी बहुत अच्छी है। घर का वातावरण ऐसा है कि वो हमेशा आनंदी रहती है। ऐसी माँ बच्चा गिरने के बाद में, पहली माँ को जितना दुख हुआ उतना ही दुख इसे भी होगा, लेकिन वो दौड़ कर आएगी, बच्चे को उठाएगी। उसको मालूम है कि बच्चा रो रहा है। रोने वाले बच्चे को और अगर किसी दूसरी चीज में आकर्षित किया जाए तो अपना रोना भूल जाता है। उसको चिड़िया बताने की कोशिश करती है। उसके साथ में जो भी टॉयज है उसमें रुचि उत्पन्न करने की कोशिश करते रहती है। थोड़ी देर में बच्चा नई चीज में इन्वॉल्व होता है, हंसने लगता है, और ये हंसने वाले बच्चे को उठाकर फिर से वो वॉकर के साथ में खड़ी करती है। फिर उसको चलने के लिए 2-4 स्टेज डालने के लिए मदद करती है और बाद में छोड़ देती है। अब मित्रों, ये बच्चा गिरा, रोने लग गया, फिर उठा, फिर वॉकर चलाने लग गया। ये अगर प्रसंग, इस ढंग की घटना उसके जीवन में 2-4 बार रिपीट होती है तो ये क्या सीखेगा? इस बात को सीखेगा कि जीवन में जब भी दुख होता है, मैं रोता हूं, मेरे जीवन में कोई भी तकलीफ देने वाली घटना घटती है, तो जो भी अच्छी चीजें हैं, जो मुझे आनंद देती है, उस तरफ अगर मैं ध्यान दूं, उसमें अपना पूरा का पूरा ध्यान लगा दूं, तो मैं आनंदी बन सकता हूं। और एक बार मैं आनंदी बनता हूं, दुख से बाहर आता हूं, रोने की अवस्था से बाहर आता हूं, तो फिर से जो कृति करते वक्त मैं गिरा था, रोया था, वही कृति मैं बार बार रिपीट कर सकता हूं और सक्सेसफुली रिपीट कर सकता हूं। तो मित्रों, यह संस्कार प्राप्त करने वाला आदमी आगे के जीवन में एक सैंग्विन, एक आशावादी, आनंदी व्यक्ति बनेगा। इसका मतलब इसके जीवन में दुख नहीं आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे। समझो, ये भी किसी लड़की के प्यार में गिर गया कॉलेज के जीवन में। बहुत कोशिश है कि ये लड़की मेरे जीवन का हिस्सा बननी चाहिए,
लेकिन हो सकता है कि वो और किसी के प्यार में है। जब इसे पता चलेगा कि वो लड़की किसी और से प्यार करती है तो इसको दुख अवश्य होगा। अरे भाई, मैं तो इसको बहुत चाहता हूं, मेरे जीवन की संगिनी बनाना चाहता हूं, बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अब ये किसी और को प्यार करती है या पहले से करती थी, जो भी है, वो अपने आप को समझाएगा उसको प्यार करने का हक है, किसी दूसरे से प्यार करने का हक है। जा दिलागरी सुखी रहा, जाओ, तुमको जो भी मिलेगा उसके साथ सुखी रहो। और फिर अपने आप को ठीक ढंग से समझाएगा, यह व्यक्ति कभी उस लड़की के चेहरे पर एसिड डालने की कोशिश नहीं करेगा, उसको सोशल मीडिया में बदनाम करने की कोशिश नहीं करेगा, उसके छेड़खानी करने की या फिर उसको तकलीफ देने की कोशिश नहीं करेगा। वो उसकी स्वतंत्रता का आदर करेगा और ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों बाद फिर से अपना एंटेना निकालेगा और मेरे लायक, मेरे को प्रतिसाद देने वाला कोई मिलता है कि नहीं, इसको ढूंढना शुरू करेगा। लेकिन जिंदगी भर देवदास बनकर खुद की जिंदगी बर्बाद करना, अपने साथ में जो जो व्यक्ति है, जो जो प्यार करने वाले व्यक्ति है, उनकी भी जिंदगी बर्बाद करना, ऐसा काम ये व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि इसके संस्कारों से यश प्राप्त करने की मनोवृत्ति उसके जीवन का हिस्सा है। मित्रों, हिप्पोक्रेटस का नाम आपने शायद सुना होगा। हर डॉक्टर एमबीबीएस हो, उस डॉक्टर को शपथ लेनी होती है हिप्पोक्रेटस के नाम से। यह हिप्पोक्रेटस फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, जिसने औषधि शास्त्र निर्माण किया, ऐसा माना जाता है। इन्होंने 2400 साल पहले कहा था कि इंसान का यश और अपयश उसके ब्रेन में से पैदा होता है और बाद में एक्चुअल जीवन में आता है। इतना ही नहीं तो उन्होंने आगे भी यह कहा था कि इंसान की बीमारी या तंदुरुस्ती वो भी उसके ब्रेन में से पैदा होती है, माइंड में से पैदा होती है और उसके शरीर में बाद में ठहरती है। इसका मतलब क्या है? यह जो दूसरी व्यक्ति है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, उसके जीवन में जो भी अपयश आएगा, अनसक्सेस आएगी, उसको वो मामूली रुकावट समझेगा, हर्डल समझेगा, उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करेगा, उसके लिए बहुत मेहनत करेगा, लेकिन वो हर्डल को पार करेगा और ऐसे हर्डल पार करते करते हमेशा यश की दिशा में, यशस्विता की दिशा में, सक्सेसफुल बनने की दिशा में वो प्रयास करते रहेगा और जिंदगी में हमेशा यशस्वी होगा। तो इतने अच्छे हमारे व्यक्तित्व के जो हिस्से होते हैं या फिर बुरे हमारे व्यक्तित्व के जो हिस्से होते हैं, उनके ट्रेड्स बचपन से पैदा हो सकते हैं। और इसीलिए दुनिया के साइंटिस्ट बहुत आग्रह से कहते हैं कि बच्चों का संगोपन, उन पर संस्कार करने की प्रक्रिया बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत ही जागरूकता से माँ बाप ने करनी चाहिए। अब मैंने पहले ही कहा कि ये सभी संस्कार केवल माँ बाप नहीं कर सकते। ये बच्चे जिन लोगों के साथ में घुलते मिलते हैं, चाहे स्कूल में जाते हो, KG1 में जाते हो, KG2 में जाते हो, वहां भी बच्चों के साथ में, टीचर्स के साथ में घुलते मिलते हैं। इतना ही नहीं तो अलग अलग रिश्तेदारों के साथ में घुलते मिलते हैं। जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले के बच्चों के साथ में घुलते मिलते हैं, दूसरों के घरों में भी जाते हैं, वहां भी कुछ बातें सुनते रहते हैं। इन सभी के जरिए उन पर संस्कार होते हैं। इतना ही नहीं तो आजकल सबसे इफेक्टिव एक माध्यम आ गया है जिसको इडियट बॉक्स कहा जाता है, टीवी। ये टीवी के माध्यम से भी पूरी की पूरी दुनिया उनके दिमाग में घुस जाती है। वो भी बहुत बड़ा संस्कार करने का काम करती है। ये जो प्राथमिक संस्कार है उसके जरिए हमारे माइंड का फाउंडेशन तैयार होता है, जिसमें से हमारा प्राथमिक व्यक्तित्व बनता है, पर्सनालिटी का फाउंडेशन बनता है। साधारणतः ये दो तरीके से सीखते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं उसके जरिए हम जो जो अनुभव करते हैं वो हमारे माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाता है। इसी के साथ में हम लोगों का जो इमिटेशन करते हैं उसके भी जरिए हमारे माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाता है और इससे हमारे व्यक्तित्व का फाउंडेशन तैयार होता है।
5 से 6 साल के दरमियान हमारे ब्रेन को ढक्कन आता है। इसको क्रिटिकल फैकल्टी ऐसा कहा जाता है। यह हमारे ब्रेन की छाननी है। अब हमको नेचर ये अधिकार देता है कि क्या हमने स्वीकारना चाहिए और क्या नहीं स्वीकारना चाहिए। ये हमको 6वीं साल में शायद 5वीं 6वीं साल में शायद हमको प्राप्त होती है ये प्रक्रिया। अब ये छाननी हमें प्राप्त हुई। इसके बाद में हम क्या अच्छा है, अभी 5 सालों 6 सालों तक मुझ पर जो संस्कार हुए उसके आधार पर जिसको मैं अच्छा समझता हूं वो इजीली स्वीकारता हूं, जो मैं बुरा समझता हूं उसको नकार देता हूं या फिर नकारने की कोशिश करता हूं। अब काफी स्वतंत्रता मुझे प्राप्त हो चुकी है कि मैंने क्या स्वीकारना चाहिए और क्या नहीं स्वीकारना चाहिए इसके। लेकिन मित्रों, इसके बावजूद इसके बाद भी ऑटोमेटिकली हम प्रोग्राम होते रहते हैं। एक हमारे जीवन में जब भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस आते हैं, कुछ भयप्रद घटनाएं घटती है, इमोशनल चीजें हमारे जीवन में होती है, तब हम अपनी क्रिटिकल फैकल्टी को सेट असाइड करते हैं और डायरेक्टली अपने आप को प्रोग्राम कर लेते हैं। तब हमारा अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है। हम बहुत गुस्से में हैं, बहुत द्वेष की अवस्था में हैं, हम बहुत इमोशनल है, प्यार की अवस्था में है। ऐसी अवस्था में हम अपनी क्रिटिकल फैकल्टी नहीं उपयोग में ला सकते, हमारा रीजनिंग उपयोग में नहीं लाते, और उस समय में जो भी आसपास घटता है वो डायरेक्टली हमारे माइंड में प्रोग्राम होता है। इसलिए एडल्ट्स में यानी 6 साल के बाद में भी हमको स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी हम ऐसे कुछ कृत्य अपने जीवन में कर जाते हैं, ऐसे कुछ एक्शंस हमारे जीवन में कर जाते हैं कि जिसके लिए हमको जिंदगी भर पछताना पड़ता है। मैं जेल में था, इमरजेंसी में करीबन 9-10 महीने रहा। अब हम 3 विद्यार्थी जो कॉलेज में तभी पढ़ रहे थे, लेकिन इमरजेंसी के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया, पोस्टर्स लगाए, इसलिए जेल में गए थे, और बाकी साथ में करीबन 1000 के ऊपर कैदी थे। ये सभी कैदी जिन्होंने कोई ना कोई गुनाह किया था, सबके सब अंदर डाले गए थे। ये जो जेल का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें वार्डन करके एक स्ट्रक्चर में हिस्सा होता है। ये वार्डन बनाए गए लोग जनरली जिनको मर्डर करने के बाद में पूरी जिंदगी के लिए जेल में ठूसा जाता है, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका बर्ताव अच्छा होता है, उन पर वार्डन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो हम देखते थे कि ये जो वार्डन है जिन्होंने मर्डर किया इसलिए यहां आए हैं, पूरी जिंदगी के लिए जेल में आए हैं। तब 14 साल तो जेल में रहना पड़ता था, उसमें से भी छूट छाट के छुट्टियां वगैरह मिला के 11-12 साल हो जाते थे। जिन्होंने अपने जीवन में मर्डर किया वो कितने प्यार करने वाले लोग, हमारे लिए कितने प्यार से पेश आते थे, हमारी इतनी केयर करते थे। जब उनसे बात की तब पता चलता है कि बस अपने बीवी के साथ में उसके प्रिय को देखा, देखने के बाद में कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, गुस्सा आया, हाथ में एक सब्बल थे, बस उसी के जरिए सीधा के सीधा दोनों के छाती में डाल दी। दोनों के दोनों वहां मर गए। हमसे जब बात करता था वो व्यक्ति तब बहुत पछता था। वो बोलता था मैं अपने बीवी से इतना प्यार करता था, उसको मारकर मुझे क्या मिला, ज्यादा से ज्यादा मुझे उसको समझाना चाहिए था, अगर वो नहीं समझती तो छोड़ देना चाहिए था, दोनों आनंद से रहते। लेकिन उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे मन में विचार आया दोनों को खत्म करना चाहिए और खत्म कर डाला। तो मित्रों, जब भी हम भावना की स्थिति में होते हैं, भावनोत्कट होते हैं, इमोशनल होते हैं, तब हम तर्क नहीं कर पाते, हमारा रीजनिंग उपयोग में नहीं आता है और हम इस ढंग का कृत्य कर जाते हैं। तो ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के जरिए भी हमारा अननोइंगली माइंड प्रोग्राम होता है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इसी के साथ में रात दिन हम विचार करते हैं। रात दिन क्या विचार करते हैं? रात दिन हम विचार करते हैं, सही मायने में देखा जाए तो ये विचार बहुत अनकंट्रोलेबल होते हैं।
कभी कभी तो हमारे ध्यान में भी नहीं आता कि हम क्या सोच रहे हैं। जो भी काम कंसंट्रेशन का होगा वो छोड़कर जो बाकी काम हम करते हैं, तब हम हमेशा 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 कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अपने आप में बोलते रहते हैं। ये जो कंटिन्यूअस थॉट है, हमेशा विचार करने की हमारी जो प्रवृत्ति है, उसके जरिए भी हम कंटिन्यूअसली प्रोग्राम होते रहते हैं। ये अननोइंगली होते रहता है। इसलिए अगर हम हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहेंगे, उसने ऐसा किया, ऐसा गुस्सा आया, उसको एक रसीद कर देनी चाहिए थी, वो अपने आप को क्या समझता है, इसी ढंग से अगर अपने आप में हम बात करते जाएंगे, हमेशा निगेटिव बात करते जाएंगे, तो हम हमेशा निगेटिवली प्रोग्राम होते जाएंगे। अगर हम अच्छी बात करेंगे अपने आप के लिए, पॉजिटिव बोलेंगे, तो हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिव प्रोग्राम होते जाएगा। इसीलिए आजकल सब एक दूसरे के कहते हैं, भाई नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा करना चाहिए। एक दूसरे को हम बार बार कहते रहते हैं, उसके पीछे का ये कारण भी है। तो मित्रों, बचपन से आज तक जो भी हमारे ब्रेन में जो प्रोग्राम हो चुका है, ये हमारा टोटल प्रोग्रामिंग यानी हमारा व्यक्तित्व है। 5 सालों तक जो हमारा प्रोग्रामिंग हुआ, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं था। हमको क्रिटिकल फैकल्टी प्राप्त होने के बाद भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के जरिए, रात दिन जो हम विचार करते हैं उसके जरिए जो हमारा प्रोग्रामिंग होता है, उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन बाकी चीजों में जो हम जानबूझकर करते हैं, डेलिबरेटली करते हैं, समझबूझकर करते हैं, क्या स्वीकारना क्या नकारना, ये जो अधिकार हमको नेचर ने प्राप्त किया है या दिया है, उसका उपयोग कर हमारा व्यक्तित्व विकसित करने का प्रयास करते हैं, या कुछ चीजें जीवन में स्वीकारते हैं या नकारते हैं, उसके जरिए भी हमारा टोटल व्यक्तित्व बना है। अब ये जो टोटल व्यक्तित्व हमारा बना, उसी को हम टोटल प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये जो टोटल प्रोग्रामिंग है, हमारा टोटल व्यक्तित्व है, उससे क्या क्या निकलता है, इसी में से हमारे हर एक का बिहेवियर, बर्ताव निकलता है। इसी में से हमारी हर एक की एक्शंस निकलती है। इसी में से हमारे हर एक का इमोशंस प्रकट होती है। अलग अलग ढंग की जो भी इमोशंस होंगे, इसी के जरिए, इसी में से प्रकट होती है। इतना ही नहीं तो हमारी जो हैबिट्स हैं, वो भी इसी में से पनपती है। सबसे महत्व की बात जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बोला था, वो यानी हमारे मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज, जिसको हम वैल्यू सिस्टम कहते हैं, हमारे व्यक्तित्व का बहुत ही अहम हिस्सा है। हर एक के कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यूज होते हैं, जो संस्कारों के कारण बनते हैं, या फिर उसने जो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की उसके जरिए बनते हैं। ये जो हमारे मॉरल वैल्यूज है, उसको हम स्टिकअप रहने की कोशिश करते हैं। ये भी हमारे व्यक्तित्व का बहुत महत्व का हिस्सा है। और हमारी थिंकिंग प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, किस ढंग से हम विचार करेंगे, ये भी हमारे इस प्रोग्रामिंग के जरिए तय होता है। तो ये बिहेवियर है, एक्शंस है, इमोशंस है, हैबिट्स है, वैल्यू सिस्टम है और थिंकिंग प्रोसेस है, ये टोटल मिलकर हमारा व्यक्तित्व बनता है, हमारी पर्सनालिटी बनती है, जो आज की हमारी है, इस ढंग से बनी है। आपने चाहे कोशिश की हो, चाहे कोशिश नहीं की हो, जाने में या अनजाने में आपकी ये पर्सनालिटी बनी है। अब जो भी मेरी पर्सनालिटी है, क्या मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं? ऐसा ही मैंने रहना चाहिए, इसके लिए कोई नेचर का बंधन नहीं है। स्वभावाला औषध नसतं, कळतं पण वळत नाही, ये दोनों कहावतें गलत है। ये मैंने शुरुआत में ही आपके सामने रखा है। हम अगर चाहते हैं तो अपने आप को बदल सकते हैं। हमेशा एक वाक्य कहा जाता है इस क्षेत्र में, वाल्याचा वाल्मीकि बनणं। वाल्या नाम का एक डकैत
अपने जीवन में वाल्मीकि नाम का ऋषि बना। अब ये कथा है, सत्य है, असत्य है, इसके झंझट में मैं गिरूंगा नहीं। कहावत करके मैंने यहां पर इसका उपयोग किया। मैं आज के जमाने के उदाहरण दूंगा। महात्मा गांधी, इनके जीवन के बारे में अगर आप सोचेंगे तो एक बहुत ही आम लड़का, गलतियां करने वाला, बहुत होशियार नहीं था, नापास भी हुआ था, फेल भी हुआ था, ऐसा एक सामान्य व्यक्ति मोहनदास आगे चलकर अपने आप को इतना बदलते जाता है, इतना बदलते जाता है, इतना बदलते जाता है, जो देश 900 साल और करीबन 1300 साल कहे तो चलेगा गुलाम रहा है, केवल 1 लाख अंग्रेजों ने 30 से 40 करोड़ हिंदुस्तानियों पर राज किया। यानी इतने डरपोक हिंदुस्तानी थे। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास जगाया, जिन लोगों ने, अंग्रेजों ने अपने शस्त्र के भरोसे और डिसिप्लिन के भरोसे सूरज नहीं डूबेगा इतने बड़े पृथ्वी पर अपना राज क्रिएट किया था, उन्हीं अंग्रेजों के सामने अपने अहिंसक लोग, जो लोग इतने डरपोक थे, वो छाती निकालकर सामने आए। चाहे बंदूकें मारो, चाहे तोहफे दागो, हम सहेंगे लेकिन नहीं डरेंगे। ऐसे लाखों की तादाद में लोगों को सामने खड़ा किया और देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उससे भी बड़ा उनका योगदान रहा कि भारत जैसे देश को लोकतंत्र सिखाने का काम, और वो आगे चलकर इतने सालों तक टिका। इसके भी पीछे उनका बहुत बड़ा, उस मूवमेंट का, टोटल यानी फ्रीडम फाइटर्स मूवमेंट का ये हिस्सा रहा है और बहुत महत्व का योगदान रहा। आगे चलकर ये सामान्य आदमी व्यक्तित्व के क्षेत्र में मैन ऑफ द सेंचुरी माना गया। इतना बड़ा व्यक्तित्व उसने विकसित किया। दूसरे व्यक्ति का मैं नाम लूंगा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। एक शूद्र घर में, एक अछूत घर में पैदा हुआ ये लड़का। हालांकि सीखने का भी अधिकार नहीं था भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार, लेकिन अंग्रेजों का राज था इसलिए सीखने का अवसर मिला। लेकिन उसको क्लासरूम में नहीं बिठाया जाता, क्लासरूम के बाहर बिठाया जाता। अगर उसके शिक्षक को, टीचर को, उसको कोई शिक्षा देनी है तो वो छड़ी से नहीं मार पाते थे, क्योंकि छड़ी से मारेंगे तो उनको नहाना पड़ेगा। इसलिए वो कुछ ऐसी चीज फेंक कर मारते थे ताकि उसको शिक्षा दे सके। इतनी बुरी अवस्था में, इतनी अपमानास्पद स्थिति में ये लड़का पढ़ते गया, प्रकांड पंडित बना। अब बाबा साहब अगर बहुत बड़े विद्वान बनते, प्रकांड पंडित बनते, उनके जीवन में पूरे अमेरिका में भी उनको कहीं भी आसानी से नौकरी प्राप्त हो सकती थी, ब्रिटेन में भी उनको बहुत आसानी से नौकरी प्राप्त हो सकते थे, और अमेरिकन और ब्रिटिश लोग उनके साथ में बहुत सम्मान से व्यवहार करते थे। भारत में उनकी विद्वत्ता होते हुए भी उनके साथ में सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता था। इसके बावजूद वो व्यक्ति भारत में रहा, लोगों में बदलाव लाने का प्रयास करते रहा, दलितों में यह आत्मविश्वास जगाया कि हम भी इंसान हैं, हमको भी जीने का अधिकार है और हर इंसान के जैसा जीने का अधिकार है। यह आत्मविश्वास जगाने का बहुत बड़ा काम डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने किया, इसलिए हम उनको महामानव कहते हैं। फिर भारत को, देश जैसे देश को एक बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन देने में उनका योगदान रहा, वगैरह बाकी बहुत सी चीजें। तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर किस ढंग से अपने आप को बदल पाए, ये भी हमको बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। इसलिए मित्रों, वाल्याचा वाल्मीकि बन सकता है, ये केवल कहावत नहीं है, ये वास्तविकता है। अब जब ये बात मैं अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के व्याख्यानों में कहता हूं, तो मुझे कई लोग आकर बोलते हैं कि सर, इतने बड़े बड़े उदाहरण आप दे रहे हो, कहा वो महात्मा गांधी, कहा वो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर महामानव, उनकी हमारे साथ कैसे तुलना हो सकती है? आम आदमी अपने आप को बदल सकता है कि नहीं?
मैं इस विषय पर इतने आत्मविश्वास से, इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पाता हूं? इसके पीछे का एक कारण है, मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल पाया, आमूल परिवर्तन कर पाया। अब मैं अपने उम्र के 19वें साल तक एक मेलैंकोलिक पर्सनालिटी था। मेलैंकोलिक पर्सनालिटी इसका मतलब एक निराशावादी व्यक्ति, बहुत इंट्रोवर्ट था। लोगों से मिलना जुलना मेरे लिए बहुत अच्छा संभव नहीं होता था। अकेले में रहना पसंद करता था। बहुत पढ़ता था, दिन रात पढ़ते रहता था। स्कूल में भी अगर जो टीचर बोर्ड सिखाता है वहां भी पढ़ते रहता था, लाइब्रेरी की किताबें। किसी बात का आत्मविश्वास मुझ में नहीं था, यानी मुझ में कुछ अच्छा ही है इसका भी आत्मविश्वास नहीं था। बहुत टची था, छोटी छोटी बात पर मुझे रोना आता था। केवल पढ़ना, यानी लाइब्रेरी की किताबें पढ़ना और थोड़ा बहुत स्टडी करना और खेलना। उस जमाने में हर लड़का शाम के वक्त खेलता ही था, शायद इसलिए मैं खेलता था। ऐसा एक व्यक्ति था। मेरे पिताजी को यह बात बहुत बुरी लगी। वो बहुत एक्टिव थे, अपने जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने की थी। विनोबा जी भावे जो हैं, उनके वो सचिव रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं। साम्योग करके जो उनका साप्ताहिक था उसके संपादक रह चुके हैं। तो उनको ऐसा लगता था कि अपना लड़का ऐसा क्यों है। वो बार बार उठाकर मुझे विनोबा के आश्रम में भेजते थे। तो इसका एक फायदा मुझे ऐसा मिला, लेकिन वो मेरे लिए तो शिक्षा होती थी, पनिशमेंट होती थी। यानी विनोबा का आश्रम मेरे लिए कोई आनंद की बात नहीं थी, लेकिन विनोबा जैसे इतने बड़े व्यक्तित्व का आदमी मुझे बहुत नजदीक से देखने को मिला, अनुभव करने को मिला। 19वें साल में मैं जयप्रकाश नारायण जी ने निर्माण की जो संगठन था उसका नाम था तरुण शांति सेना, उसमें दाखिल हुआ। आचार्य दादा धर्माधिकारी जैसे वक्ता हमारे प्रशिक्षक थे, उनके साथ में काफी इंटरेक्शन करने का, उनको सुनने का अवसर मिला। उस जमाने में प्राचार्य राम शेवाड़कर, बाबा आमटे, इन जैसे व्यक्तियों का सहवास मिला। यह सब देखते वक्त मुझे लगता था कि इन लोगों में बहुत कुछ है, मुझ में कुछ भी नहीं है। अपने आप को बदलना चाहिए, ऐसी प्रेरणा कैसे तो भी आती गई। इतने जैसे बड़े व्यक्ति जैसा तो मैं नहीं बन सकता, लेकिन थोड़ा आसपास तो कुछ आना चाहिए। कॉलेज के दिनों में मैं बहुत कविताएं करता था। हर कवि को लगता है कि मैं बहुत अच्छी सुंदर कविताएं करता हूं। मुझे भी उस जमाने में लगता था कि मैं बहुत अच्छी कविताएं करता हूं। अब कॉलेज में प्रोग्राम होते थे, मुझे लगता था कि मेरी कविता मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़नी चाहिए, बहुत तैयारी कर कर जाता था। अब कॉलेज का माहौल ही ऐसा रहता था कि लड़के हर व्यक्ति को जो भी स्टेज पर आएगा उसको भगाने की कोशिश करते थे। मैं बहुत डर जाता था और मैं अपने जीवन में कभी अपनी कविता पूरी तरह से रख नहीं पाया लोगों के सामने। मुझे लगा थोड़ा सा मुझे सभा धैर्य आना चाहिए, स्टेज में मैं बड़े ताकत से खड़ा होना चाहिए, अपने आप को खड़ा करना चाहिए। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने ड्रामा में हिस्सा लेना चाहिए। हमारे मराठी के प्राध्यापक ही ड्रामा के डायरेक्टर थे, 1.5 घंटे का ड्रामा था। उन्होंने मुझे ऐसा पात्र दिया कि जिसमें मुझे केवल 1.5 घंटे में 2 डायलॉग बोलने थे। 15 दिन की प्रैक्टिस हुई। दोनों डायलॉग मैं ठीक ढंग से, दोनों संवाद मैं ठीक ढंग से नहीं बोल पाया। उन्होंने एक संवाद निकाल लिया, एक ही रखा, क्योंकि पात्र को वो खारिज नहीं कर सकते थे, बाकी के लोगों के डायलॉग उस पर डिपेंड थे। और जब फाइनल हुआ, जैसा अकेला बचा हुआ डायलॉग बोलकर मैं बाहर आया, तो मेरे प्राध्यापक इतने चिढ़े हुए थे कि उन्होंने स्टेज पर ही मुझे बोल दिया और लाउड स्पीकर के जरिए सबको सुनाई दिया, फिर कभी तू स्टेज पर खड़ा मत रहे, तुझे एक वाक्य ठीक बोलना नहीं आता है। यह मेरा व्यक्तित्व 19वें साल तक था। बहुत डरपोक था मैं, हर चीज को डरता था। मेरे पिताजी को बहुत डरता था, बहुत पढ़ता था। कहीं तो भी मैंने एक वाक्य सुना
कि अगर आपके जीवन में आपको डर भगाना है तो जिस चीज का डर लगता है वही चीज आप डिलिबरेटली करो। अब ये वाक्य किसका है मुझे याद नहीं, शायद मार्क ट्वेन का हो। किसका पढ़ा, किसका ध्यान में रहा, और मुझे लगा कि ये जो मैं बहुत डरपोक हूं, हर चीज को डरता हूं, उस डर से मुझे बाहर आना चाहिए। मंत्र तंत्र, जादू टोना, भूत, इन चीजों को मैं बहुत डरता था। घर के बाहर पढ़ते वक्त पैर में चप्पल डाले बगैर पढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मेरे पैर के नीचे की अगर कोई मिट्टी ले ले और इस मिट्टी की जारण मारण की डॉल तैयार करे और इस गुड़िया को अगर वो तोड़ दे तो मेरी भी गर्दन टूट जाएगी। इसका मुझे बहुत डर लगता था। ऐसा एक डरपोक व्यक्ति एक दिन कैसे क्या मेरे दिमाग में आया कि मुझे डर से बाहर निकलना है। अब उन दिनों में मैं इतना पढ़ता था, बहुत कुछ पढ़ता था, लेकिन पर्सनैलिटी नाम की कोई चीज होती है ये मुझे मालूम नहीं था। हमारे पीढ़ी को ही मालूम नहीं था, हमारे जनरेशन को ये बात ही मालूम नहीं थी। ये व्यक्तित्व बदलने के लिए कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी नहीं थी। इस विषय का कोई नॉलेज नहीं था, जबकि मैं बहुत पढ़ता था। आम लड़के से मेरी पढ़ाई बहुत ज्यादा थी। इसके बावजूद फिर कोशिश करने का प्रयास किया। काफी दिनों के बाद पिताजी घर आने वाले थे और मेरा टेंशन बढ़ गया। पिताजी आएंगे, फिर ऐसा होगा, वैसा होगा, वो ऐसा बोलेंगे, ऐसा। अपने आप में मैंने विचार किया कि मेरे ही पिताजी होकर मैंने क्यों इतना डरना चाहिए। चलो, ये जो अपने सुना है या फिर याद आ रहा है, अपने को कहीं पढ़ा है कि जिस बात का डर लगता है उसी को फेस करो। पिताजी स्टडी रूम में कुछ पढ़ रहे थे, मैं जाकर खड़ा हो गया। अब मेरी सांस खुल गई थी, धड़कन तेज हो गई थी। पिताजी का ध्यान ही नहीं गया 4-5 मिनट, तब तक मेरी धड़कन वगैरह थोड़ा नॉर्मल हो गया। फिर उनका ध्यान गया। अब हम मेरे जमाने में पिताजी कोई प्यार से तो बात नहीं करते थे। क्या काम है रे? अब मेरा काम तो कुछ था नहीं, मैंने नेचुरली कह दिया कुछ नहीं, जा दे, निकल कर आया। लेकिन जो 5 मिनट में पिताजी के सामने जाकर खड़ा रहा, उनको नहीं पता था कि ये 5 मिनट खड़ा है, लेकिन मेरे को पता था ना, मैं उनके सामने 5 मिनट खड़ा हूं। मेरे ध्यान में आया कि इससे काफी मुझे बल मिला है। फिर दूसरे दिन यही प्रयोग, फिर और 1-2 दिन बाद यही प्रयोग, 3-4 बार ये प्रयोग करने के बाद में 5वें दिन उनका आवाज एकदम से नीचे आ गया। उनको लगा कि कोई बहुत महत्व का काम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने प्यार से मुझे पूछा, क्यों रे तू बार बार आकर खड़ा होता है, तुझे कुछ चाहिए क्या, कुछ काम है क्या, कुछ तुझे कहना है क्या? मुझे इतना आनंद हुआ कि पिताजी ने प्यार से बात की। मैंने फट से कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, और फट से मैं बाहर निकल आया। और ये 4-5 दिन ये प्रयोग करने के बाद मेरे ध्यान में आया कि मेरा डर बहुत कम हो चुका है। उन्हीं दिनों में, अब मैं कॉलेज का एक ऐसा विद्यार्थी था, थोड़ा सा अभ्यास में ठीक ठाक था, लोग मुझे होशियार समझते थे, और नीचे मुंडी डालकर जाने वाला और आने वाला। और मेरे समय में सभी जो लड़के थे वो जितेंद्र और शम्मी कपूर की औलाद थे। यानी आप जितेंद्र और शम्मी कपूर के सिनेमा उन दिनों के आपने देखे होंगे। हमारे जमाने में लड़के लड़कियां बात नहीं करते थे, तो लड़कियों को छेड़खानी करना, अगर साइकिल से आप चलते हो तो बीच में साइकिल डालना। शायद मेरे क्लास की लड़कियों को केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कॉपी चाहिए थी। अब मैं तो सबसे सेफ लड़का था, कभी तकलीफ देने वाला नहीं था, इसलिए 7-8 लड़कियों का ग्रुप आया और उन्होंने मुझसे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की कॉपी मांगी। अब वो अचानक आई, मैं बहुत घबरा गया, लड़कियों का भी डर लगता था। मैंने वो प्रैक्टिकल की कॉपी निकाली डेस्क में से और उनको देने के लिए जाते वक्त मेरा हाथ इतना थर-थर कांप रहा था कि वो कॉपी नीचे गिर गई। सबकी सब लड़कियां हंसने लग गई, बाकी के जो लड़के देख रहे थे वो भी हंसने लग गए। मुझे बहुत बुरा लगा। 1-2 बार मैं सोचता रहा कि लड़कियां मेरा क्या बिगाड़ने वाली थी, मैं क्यों इनको इतना डरा। उन्होंने तो कॉपी मांगी थी, वो भी ठीक ढंग से मैं नहीं दे पाया, क्यों मुझे इतना डर लगता है। जो पिताजी के बारे में प्रयोग किया था वही प्रयोग करने का मैंने निश्चय किया। पहले 2-3 दिन तो मुझे कोई एक लड़की मिली नहीं,
उस जमाने में सब लड़कियां ऐसे ग्रुप ग्रुप में बाहर निकलती थी, आती थी, जाती थी। राह देख रहा था कि कोई एक लड़की मिले, तो मेरे क्लास की एक लड़की, उसका कुछ पीछे रह गया था, इसलिए फिर से अंदर गई और बाहर आने लगी, तो मुझे मिल गई। मैंने उसको कहा एक्सक्यूज मी, वो रुक गई। उसने बड़े प्यार से पूछा क्या काम है, क्योंकि उसके दृष्टि से तो मैं एक सज्जन लड़का था। अब मैंने ये उसको रोकने के लिए तो मुझे 3-4 दिन लग गए। मैंने कुछ आगे का सोच के नहीं रखा था, इसलिए मैंने उससे कहा कुछ नहीं, जाओ। वो विचित्र नजरों से देखते देखते गई, हंसते हंसते गई। ऐसा ही प्रयोग मैंने और 2-3 लड़कियों के बारे में किया। कुछ नहीं, एक्सक्यूज में, रुकने के बाद में जाओ। बाकी लड़कियों में चर्चा होने लग गई कि ये लड़का रोकता है, कुछ कहता नहीं, फिर जाओ कहता है, ये क्या प्रकार है। लेकिन इस कारण लड़कियों के बारे में मुझे बहुत डर लगता था, वो मेरा डर काफी कम हो गया। फिर मैं तरुण शांति सेना नामक संगठन जो चलाता था, उस संगठन में बड़े पैमाने पर मेरे वहां लड़के भी सम्मिलित हुई थी और लड़कियां भी सम्मिलित हुई थी, और उसमें 200, 250, 300 तक लड़कियां रहती थी, 500 तक लड़के रहते थे, और सबके साथ में मैं अच्छे ढंग से संवाद कर पाता था। मेरे जीवन का सबसे बड़ा डर, अंधविश्वास के क्षेत्र का डर, वो हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, बहुत महत्व का है। उन दिनों मेरा भूतों पर बहुत विश्वास था। मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, तब मुझे भूत लगा था वर्धा में। और वर्धा जिले के डिस्ट्रिक्ट के कोई भी मांत्रिक को उतारना संभव नहीं हुआ, इसलिए मैं मेरी खेती यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, वहां के एक मांत्रिक ने मेरा भूत उतारा था। उस मांत्रिक ने भूत उतारा, इस कारण मेरा भूत पर का विश्वास तो और बढ़ गया। मैं भूत को बहुत डरता था, मानता था। मेरे गांव जाने के लिए बस स्टैंड से लेकर करीबन 2.5-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, और बीच में आम के पेड़ों का एक झुंड था, जिसको हम आमराई कहते हैं। इस आमराई में बहुत ही पुराना कुआं था, और यह कुआं टूटा फूटा कुआं था। और मेरे काका ने, मेरे खुद के काका ने मुझसे कहा था कि वहां 100 भूत है, वो नाचते हुए मैंने देखा है। अब मेरे काका पर मेरा बहुत विश्वास, मैंने भूत तो मेरे शरीर में था, वो निकाला, ये अनुभव किया ही था। काका ने कहा था वह 100 भूत है। अब मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में काम करने लग गया था। हमारा नारा था, हमला चाहे जैसा भी होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, निर्भय होकर जिएंगे। और इस अवस्था में मुझे गांव जाना पड़ा। ट्रेन लेट हुई, बस लेट हुई, मैं पहुंचा रात को 8 बजे। अब पहले का जो था, मैं तो रात भर वहीं बैठा रहता, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अभी 8 बजने के बाद भी मैंने हिम्मत की कि चलो पैदल पैदल अपने गांव जाएंगे। जैसे ही वो आम के पेड़ों के पास से मैं जाने के पहले ही मेरे दिमाग में विचार आने शुरू हो गए कि वहां भूत है। मेरे को पहले ही भूत लग चुका था। अगर ये भूत मुझे पजेस कर ले तो मैं क्या करूंगा। तो अभी मैंने मन में निश्चय किया कि मैं नहीं भागूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे जितने भी भूत पकड़ ले, मैं फिर मांत्रिक के पास जाऊंगा। अब तो मांत्रिक मुझे पता ही था, और उससे भूत उतराऊंगा, वो भूतों को निकाल फेंकूंगा, लेकिन मैं नहीं भागूंगा। लेकिन जैसे ही वो आमराई के पास मैं पहुंचा, वहां का अंधेरा, वो जो रात के कीड़े होते हैं उनका आवाज, जो डर के भागने लग गया। कितना भागा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे जब ध्यान में आया तो मैं वापिस आया और कुएं में बैठ के रहा। कुएं के पास में मैं बैठा रहा। कितना समय बैठा मुझे पता नहीं है, हो सकता है मैं आधा घंटा वहां हूं। मन ही मन अपने आप को कहता था कि कुछ भी हो जाए मुझे, चाहे वो तुम्हें भूत लगे तो भी मैं भागूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं अपने जीवन में बिल्कुल नहीं डरूंगा। शायद हो सकता है कि मैं 1 घंटा भर वहां बैठा हूं, और इस घंटे में क्या हुआ, लोग कहते हैं, अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हैं। कोई कहते हैं साक्षात्कार हुआ, अमुक हुआ, तब। उस 1 घंटे में मैं इतना रिजॉल्व हो गया, जो डरा वो निकल गया, और उसके बाद में जिंदगी में मैं कभी भी डरा नहीं। तो मित्रों, ये कुछ बातें मैंने केवल डर के बारे में आपके सामने ये बातें रखी। तो केवल डर निकालने के लिए मैंने ये जो प्रयोग किए,
उसके आधार पर आगे के जीवन में इतना निर्भय बना कि ये अंधविश्वास के खिलाफ इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर पाया। मैं जब व्याख्यान देने के लिए खड़ा होता था, बाबाओं का नाम लेकर बोलता था, सामने उनके हजारों भक्त हाथ में पत्थर लेकर तैयार होते थे कि तू हमारे बाबा का नाम ले, तेरा सिर ही फोड़ते हैं। रोज के आह्वान होते थे। लेकिन मेरे पूरे जिंदगी में मैंने आज तक कोई भी व्याख्यान रद्द नहीं किया। हमेशा लोगों को समझाते गया, उनको कन्विंस करते गया, उनके हाथों से हमेशा पत्थरों को गिराते गया और उनको साथ लेते गया और ये मूवमेंट चलते गई। इतना आगे चलकर मैं अपने जीवन में निर्भय बन पाया। तो मित्रों, एक जीवन का हिस्सा मैंने यहां कहा है। अब ये बदलने का जो तरीका है, ये तो मुझे मालूम नहीं था। एक वाक्य पढ़ा था कि जिस बात का हमको डर लगता है उसी को फेस कीजिए, बार बार फेस कीजिए। डर को भगाने का यही उत्तम मार्ग है। और वो मेरे जीवन में मैंने सक्सेस होते हुए देख लिया। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।